स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड चला है, या फिर उसको कह सकते हैं कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। हालांकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर ये जो ट्रम्प कार्ड है वो पिट जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं इस मास्टर स्ट्रोक में। तो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने छोटी पार्टी होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर का पद दिया, मुख्यमंत्री बनाया, और जिस तरह से उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस को कट्टू साइज यानी कि उनके कद को छोटा कर दिया डिप्टी सीएम के रूप में। तो ऐसा बीजेपी ने आखिर क्यों किया? क्या बीजेपी का ये बड़ा दिल है, जो कि एक कहा गया कि छोटी पार्टियों को अलायंस को एडजस्ट करने के लिए, और बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, या बीजेपी की ये कंपल्शन थी, पॉलिटिकल कंपल्शन जिसको कह सकते हैं, राजनीतिक मजबूरी थी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाना? तो क्या है इसके पीछे की वजहें, क्या है आखिर पॉलिटिक्स, ये समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां पर लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि 48 लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश इस समय सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजता है, और जहां पर बीजेपी के 2014 और 2019 में सत्ता में आने की एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने यूपी पे कब्जा कर लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसद चुनकर भेजे। अगर आप जोड़ें कि महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर 2014 और 2019 के परफॉर्मेंस को देखें, बीजेपी ने दोनों बार यानी कि 23 सीटें 2014 और 2019 में जीती। शिवसेना जो उनकी अलायंस पार्टनर थी, वो उसके बाद यानी कि 18 सीटों पर शिवसेना का कब्जा था। तो एक तरह से अगर जोड़े कि कुल मिलाकर 41 से 43 सीटों पर, यानी कि 48 सीटों में से उन सारी सीटों पर 43 सीटों पर बीजेपी का कब्जा या अलायंस पार्टनर का कब्जा रहा। उनमें से अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें भी मिली थी। कांग्रेस और जो छोटी पार्टियां हैं वो सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी का 23 सीट महाराष्ट्र एक बड़ा चंक है, एक बड़ा ब्लॉक है मोदी को 2024 में सत्ता में लाने के लिए। अब तीसरे स्टेट की बात करें कि महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्टेट है जो बीजेपी के लिए क्रूशियल है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, यानी कि 2024 के उस महायज्ञ के लिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो वो स्टेट है बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार में बीजेपी उसी तरह से उनके जो अलायंस पार्टनर हैं नीतीश कुमार के साथ सत्ता की जो रस्साकसी है जारी है, दोनों में उठापटक जारी है, और बीजेपी को यह नहीं पता कि नीतीश कुमार कब तक उनके साथ में रहेंगे, कब उनके शिप से अलग होकर वो आरजेडी के साथ में चले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी के लिए बिहार उतना ही क्रूशियल है, जहां पर 17 सीटें 18 सीटें बीजेपी के पास है, उतनी ही सीटें जेडीयू के पास में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3 स्टेट को जोड़ दिया जाए कैलकुलेशन में, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां से बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी, अगर इन 3 स्टेट को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की कुल मिलाकर 58 सीटें होती है जो इस समय बीजेपी के पास में है। अगर 60 सीटें माइनस हो जाए बीजेपी के पूरे टोटल टैली से, तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना बहुत ही रिस्की अफेयर हो जाएगा। बीजेपी को ये सारी सीटें कौन से स्टेट से बीजेपी मैनेज कर पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस पूरी कहानी का जो जिसको कहते हैं कि गुत्थी जो है, वो इस बात में है कि इन 3 स्टेट में, महाराष्ट्र में बीजेपी जो 23 के आंकड़े पर है, उस 23 के आंकड़े को बरकरार रखे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वैसे ही बिहार में जो जेडीयू के साथ अलायंस में रहते हुए बीजेपी ने 17 सीटें जीती हुई है, 18 सीटें जीती हुई है, वो बीजेपी की इंटैक्ट सीटें रहें और जेडीयू के पास भी सीटें रहे। तीसरा स्टेट जहां पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के तमाम एफर्ट के बाद सत्ता हासिल कर ली थी, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि बीजेपी उतनी सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा कैडर वापस टीएमसी में शामिल हो चुका है, जिसमें मुकुल रॉय से लेकर कई सारे एमपी जो हैं उन्होंने डिच किया है बीजेपी को और टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी के लिए ज़रूरी था कि महाराष्ट्र का जो गणित है उस अर्थमेटिक को कैसे बरकरार रखें, और वो अर्थमेटिक तभी बरकरार रहता जब बीजेपी की अपनी सीटें और अलायंस पार्टनर के रूप में
कोई ऐसी पार्टी जो कि उनकी बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो कहीं ना कहीं लाने की हैसियत में हो। और इसके पीछे की जो गणित देखें कि अगर लोकसभा की गणित जो महायज्ञ है 2024 का, उसमें मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए इन तीनों स्टेट से लोकसभा की उतनी सीटें चाहिए। इसके साथ में अगर विधानसभा के कैलकुलेशन को देखें तो 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव को देखें, जब मोदी का प्रचंड वेव था, 2014 जब मोदी का प्रचंड वेव था, तब भी बीजेपी को अकेले दम पर महाराष्ट्र में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था। बीजेपी 122 सीटों पर अटक गई थी। ये अलग बात है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो कई गुना बेहतर रहा था, वो 46-47 सीटों से 122 सीटों पर पहुंची थी, लेकिन तब भी जो बहुमत के लिए 144-45 सीटें चाहिए उससे बीजेपी कम थी। 2019 में देखें, बीजेपी का वो आंकड़ा 106 पे आ गया, यानी कि 122 से भी कम कर आ गया 106 पर। शिवसेना के साथ चूंकि नेचुरल अलायंस था, तो इसलिए शिवसेना के साथ में बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, क्योंकि शिवसेना के पास जो बाकी सीटें जो चाहिए थी वो शिवसेना के पास थी। लेकिन उद्धव ठाकरे से अलायंस टूटने के बाद बीजेपी को एक ऐसे अलायंस पार्टनर की जरूरत थी जो कि बीजेपी की जो बाकी सीटें हैं, चाहे वो असेंबली में, क्योंकि 100-125 के आसपास बीजेपी 2 इलेक्शन में लाकर दिखा चुकी है कि वो 100 से ऊपर सीटें ला सकती है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कम, यानी कि बीजेपी को 30-35 सीटों का और जुगाड़ करना पड़ेगा विधानसभा में, यानी कि महाराष्ट्र की सत्ता में रहने के लिए। वो कहां से आएगा? सबसे पहले बीजेपी ने नजर डाली एनसीपी पर, यानी कि शरद पवार की पार्टी पर, जहां पर उन्होंने अजीत पवार के लीडरशिप में ब्रेक किया वहां पे एनसीपी को। लेकिन चूंकि मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार की पार्टी पर उनका होल्ड है, इसलिए सारे एमएलए वापस 2 दिन में ही वापस चले गए शरद पवार के पास। बीजेपी की दूसरी कोशिश ये थी कि कांग्रेस में स्प्लिट कराना, लेकिन वो भी किसी कारण से स्प्लिट नहीं हो पाया। तीसरी जो बीजेपी की नज़र थी वो शिवसेना पे थी, और इस तरह से बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को कल्टीवेट किया, और उनको ये लगा कि ये एक नेचुरल अलायंस पार्टनर है। अगर शिवसेना में ब्रेक कर दिया जाए, उसमें तोड़फोड़ कर दी जाए, तो बीजेपी की सारी जो समस्या है विधानसभा में और लोकसभा में वो हल हो जाती है। और इसके लिए वो शिवसेना में तोड़फोड़ की गई, और शिवसेना का जो ब्रेकवे ग्रुप है वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार वहाँ पे बना चुका है। तो एकनाथ शिंदे का जो चयन हुआ वो एक बड़ा ही कैलकुलेटिव मूव था, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है। हालांकि बीजेपी इससे पहले भी जो माइनॉरिटी पार्टनर हैं उनको सीएम बनाती रही है, लेकिन जो बड़ी निगाहें हैं, यानी कि जो बड़ा लार्जर फुटप्रिंट है, वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी का महायज्ञ है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी को लोकसभा की ये सारी सीटें इन 3 राज्यों में इंटैक्ट रखनी है। निश्चित रूप से यूपी में, चूंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुत्व का ब्रांड है, तो इसलिए बीजेपी वहाँ पर भी एक टाइटर फाइट की उम्मीद कर रही है समाजवादी पार्टी से, जो एक तरह से 32% के वोट शेयर के साथ अपने को यादव और मुस्लिम वोट बैंक और साथ ही ओबीसी जो वोट बैंक है उसके सहारे समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी जमीन बचा लेंगे, लेकिन ये 3 ऐसे क्रूशियल स्टेट हैं जहां पर उनकी डिपेंडेंसी जो है वो अलायंस पार्टनर के साथ में है, एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल। तो वैसी स्थिति में बीजेपी को उन राज्यों से लोकसभा की सीटें और विधानसभा जीतने के लिए एक नेचुरल अलायंस पार्टनर की जरूरत थी, और जो कि शिंदे के रूप में पूरी हुई है। अगर ऐसी जरूरत नहीं होती तो बीजेपी की पहली पसंद थे शिंदे, जो कि बीजेपी में मर्ज कर जाते। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बीजेपी को एक अलायंस पार्टनर के साथ वहाँ पे अपना वोट बैंक, अपने वोट शेयर, क्योंकि अकेले दम पर बीजेपी वहाँ पे सत्ता में नहीं आ पाई 2014 और 2019 में, तो इसलिए उन्हें एक क्षेत्रीय दल, एक अलायंस पार्टनर की ज़रूरत है जिसके सहारे वो सत्ता में आए और लोकसभा की सीटें जीते। अगर ये ज़रूरत नहीं होती तो बीजेपी में जो शिंदे फैक्शन है वो मर्ज कर चुका होता, और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बेहतर होता कि एक मराठा लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाते और एकनाथ शिंदे वो बीजेपी में शामिल होकर चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो उनका मुख्यमंत्री बनना तो तय था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मराठा लीडर हैं जो कि 30% का जो पॉपुलेशन है, 30% का वोट शेयर है, उसको कैटर करते हैं। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जो बीजेपी ने 2014 में एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक्सपेरिमेंट एक तरह से फेल हो गया, एक तरह से कल के इंसिडेंट के बाद, कि ब्राह्मण को उन्होंने, जो एक माइनॉरिटी कास्ट है, उसके व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस के रूप में, और उन्होंने मराठा को इग्नोर किया। तो अब बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों को एक तरह से रेक्टिफाई किया है, इसको इस तरह से भी आप रीड कर सकते हैं।
और जहाँ तक मास्टर स्ट्रोक की बात है तो देखिए, अगर आप पिछले कई राज्यों के उदाहरण देखें जहाँ पे बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, उन राज्यों में उनका मास्टर स्ट्रोक बहुत कामयाब नहीं हुआ है जहां उन्होंने कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। जैसे कि झारखंड, उन्होंने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया ट्राइबल स्टेट में। बीजेपी का वो जो ट्रम्प कार्ड था वो बैकफायर कर गया और अगले चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, वहां पर जेएमएम सत्ता में आ गई क्योंकि ट्राइबल की उन्होंने उपेक्षा की थी। वैसे ही आप देखें हरियाणा में उन्होंने एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया जाट स्टेट में, और वो स्टेप भी बैकफायर किया और बीजेपी को फिर जेजेपी के साथ अलायंस करना पड़ा क्योंकि जाटों का वोट उनके पास था। वैसे ही महाराष्ट्र में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, मराठा स्टेट में जहां पे 30% मराठा समुदाय की आबादी है, तो वो भी इस जो उनका स्ट्रैटेजिक मूव था वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर किया, और इसलिए बीजेपी को आज मराठा लीडर की जरूरत है। और एक तरह से कह सकते हैं कि पपेट के तौर पे ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सहारे, उनके समर्थन के सहारे बीजेपी के एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मोटी बात इसमें से ये निकल कर आती है कि पहला तो ये कि किस तरह से बीजेपी को 2024 के लिए लोकसभा सीटों की ज़रूरत थी, महाराष्ट्र में राज करने के लिए उन्हें अलायंस पार्टनर की ज़रूरत है, लेकिन जो रास्ते आगे हैं वो थोड़े मुश्किल हैं। ये सारा जो प्लान है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, वो पेपर पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जो इस रास्ते में एकनाथ शिंदे के सामने जो रुकावटें हैं, जो अड़चने हैं, वो क्या है? सबसे पहली अड़चन है उन्हें बीएमसी में साबित करना होगा कि वो शिवसेना के राज को खत्म कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि बीएमसी जहां पे 40,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट है और शिवसेना की जो एक्चुअल पावर है वो बीएमसी से आती है, क्योंकि 40,000 करोड़ का जो बजट है वो कॉरपोरेटर के पास जो स्ट्रेंथ आती है बीएमसी से आती है। शिवसेना वहां पे जीतती रही है, पिछली बार इलेक्शन में 84 सीटें जीती थी, बीजेपी हालांकि 2 ही सीट उससे कम थी, 82 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पहुंचने के लिए बीजेपी को वहां पर भी एक अलायंस पार्टनर की जरूरत होगी, क्योंकि 82 के साथ तो बहुमत मिलता नहीं है। तो वहां पर 114 का जो आंकड़ा था, यानी कि पिछली अगर बीएमसी के आंकड़ों को देखें तो 114 का आंकड़ा था, हालांकि इस बार डिलिमिटेशन के बाद वो बढ़ गया है। तो उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ेगी। एकनाथ शिंदे मुंबई में उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो थाने के इलाके में है। तो क्या वो मुंबई में उद्धव ठाकरे के वर्चस्व को तोड़ पाएंगे? वो बीएमसी में बीजेपी को सत्ता दिलवा पाएंगे? उद्धव को किनारे कर पाएंगे? और पूरी जो कहानी है उसमें कि जो हिंदुत्व का जो उद्धव का एजेंडा है उसको कॉर्नर करते हुए, उसको स्प्लिट करते हुए, शिवसेना को कमजोर करके एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको ओरिजिनल शिवसेना की मान्यता दिलाना। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उद्धव ठाकरे किस तरह से आने वाले दिनों में एक्चुअल शिवसेना, और चूंकि बाला साहब की लेगेसी उनके पास में है, तो अपने बाप की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उनके लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे एकनाथ शिंदे के लिए आगे आने वाले दिनों में। तीसरी बात, जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है, तो निश्चित रूप से इसमें देवेंद्र फडणवीस की बलि ली गई है एक लार्जर प्रोजेक्ट के लिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के आप फेशियल एक्सप्रेशन को देखें, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, इससे साफ साबित था कि वो केंद्रीय हाईकमान के डिसीजन के साथ में नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्हें फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस लार्जर प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी हुआ है। अगर आप देखें कि जब बसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे 70s के ज़माने में, और जब शरद पवार ने रिवोल्ट किया था, शरद पवार ने सरकार बना ली थी, तो उससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शंकर राव चौहान जो थे 1975 में जो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब बसंत दादा पाटिल को रिवोल्ट करके शरद पवार ने सरकार गिरा दी, शरद पवार की सरकार बनी, शरद पवार मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में शंकर राव चौहान मंत्री के रूप में शामिल हुए, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के केस में जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भी हो चुका है। अगर फिर दूसरा उदाहरण देखें 1985 का उदाहरण, 1985 में नीलेंगर साहब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे थोड़े टाइम के लिए, वो फिर बाद में जब सुशील कुमार शिंदे की सरकार बनी, जब दलित मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार शिंदे बने, तो मुख्यमंत्री रहने के बाद वो मंत्री के तौर पर सुशील कुमार शिंदे की मिनिस्ट्री में शामिल हुए। नारायण राणे का केस ले लें, नारायण राणे शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में जब विलासराव देशमुख की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो मिनिस्टर के रूप में शामिल हुए। तो देवेंद्र फडणवीस का जो डिमोशन हुआ है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बड़ा एजेंडा बीजेपी को सत्ता में लाना, बीजेपी का सत्ता में रहना, और किस तरह से बीजेपी अपने 2024 की तैयारी कर सके।
नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उस आहुति में देवेंद्र फडणवीस की बलि ली गई है। बीजेपी का जो बड़ा प्लान है शिंदे को लेकर, वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता, ये आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की का जो ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, झारखंड के केस में और दूसरे राज्यों में जो हमने उदाहरण के तौर पे गिनाया, वहाँ पे फेल हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि शिंदे जब 2024 का लोकसभा चुनाव फेस करेंगे और विधानसभा चुनाव फेस करेंगे, तो क्या सचमुच वो उद्धव ठाकरे बन पाएंगे या फिर वो शैडो में रह जाएंगे। शंकर अरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।